Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Falcon Nursing Classes. Today we are going to learn endotracheal tube intubation. ये जो endotracheal tube intubation होता है ये एक ट्यूब होता है जो हम या ओरल या नोज के थ्रू ट्राइकिया में डालते हैं टू एस्टैब्लिश एयर वे। ये ट्यूब इस तरह का होता है, मान लो इस तरह होता है। इसके जो पार्ट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर एंड। ये वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट होता है। और एक ट्यूब होता है इसके साथ छोटा वाला, इसको हम बोलते हैं पायलट बैलून। यहां पर एक बैलून होता है, पॉलिथीन जैसा बैलून होता है, इसको हम बोलते हैं कफ। और ये जो एंड होता है ये होता है ट्राइकियल एंड। ये इसके पार्ट है। ये जो ट्यूब है यही हम या थ्रू ओरल या नोज के थ्रू ट्राइकिया में डालते हैं टू एस्टैब्लिश टू मेंटेन एयर वे। और ये जो ट्यूब होता है ये हम वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू वेंटिलेटर एंड। और जो पहला डॉक्टर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जिसने ओरल ट्यूब इंट्यूबेट किया थ्रू ओरल, जिसने ये ट्यूब मुंह मतलब माउथ के थ्रू ट्राइकिया में डाला, उसका नाम है एवियन मैगिल। ये एम्स रायपुर में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला जो डॉक्टर है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जिसने इंट्यूबेट किया थ्रू ओरल, माउथ के थ्रू ट्यूब डाला, उसका नाम है एवियन मैगिल। और जो पहला एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर है जिसने थ्रू नोज इंट्यूबेट किया, उसका नाम है स्टेनलर्स रो बॉथम। अब जो इसके हैं टाइप्स, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है कफ्ड और दूसरा होता है अनकफ्ड। फर्क क्या है? ये जो कफ्ड होता है जो मैंने आपको दिखाया है, जो इसका पायलट बैलून होता है, पायलट बैलून जो मैंने आपको पहले इमेज में दिखाया, कफ्ड में पायलट बैलून प्रेजेंट होता है, पायलट बैलून। अनकफ्ड में प्रेजेंट नहीं होता है, नो पायलट बैलून। मतलब जो अनकफ्ड होता है वो प्लेन होता है, डायरेक्ट। यहां पर उसकी एक दो ओपनिंग होती है और वेंटिलेटर एंड होता है। ये जो कफ्ड होता है, कफ्ड जो होता है वो हम ग्रेटर देन 10 इयर्स के पेशेंट में इस्तेमाल में लेते हैं। कफ्ड जो होता है वो हम ग्रेटर देन 10 इयर्स के एज जो होते हैं पेशेंट, उनमें हम इस्तेमाल में लेते हैं। अनकफ्ड जो होता है, अनकफ्ड वो लेस देन 10 इयर्स की एज में इस्तेमाल में लेते हैं। जब आपने ट्यूब डाला तो आपको ये कफ्ड बैलून ये कफ्ड ट्यूब जो होता है, ईटी ट्यूब, ये वोकल कॉर्ड के नीचे रहना चाहिए। तब ये मतलब अगर ये ट्राइकिया है, ये हमारा वोकल कॉर्ड है, जब हमने ट्यूब डाला तो नियरली 2 to 2.5 सेंटीमीटर बिलो वोकल कॉर्ड ये जाना चाहिए। क्योंकि जब अगर ये ऊपर रहेगा या इधर ही रहेगा, जब आप इसमें एयर इन्फ्लेट करोगे इस कफ्ड वाले में, तो ये वोकल कॉर्ड को डैमेज करेगा। तो फिर पेशेंट जब एक्सट्यूबेट होगा तो उस टाइम उसको प्रॉब्लम होगी, वॉइस में उसको फिर प्रॉब्लम होगी, वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकता है। तो
क्वेश्चन आ सकता है वोकल कॉर्ड के नीचे ये जो कफ ट्यूब है कितने सेंटीमीटर रखना है, वो है 2 to 2.5 सेंटीमीटर। तो दूसरा पार्ट है वो है डिसाइडिंग साइज। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइज क्या रहेगा? ये जो ट्यूब का स्मॉलेस्ट साइज है, स्मॉलेस्ट साइज है वो है 2.5 mm। 2.5 mm ये इंटरनल डायमीटर होता है। एक तो ये जो ट्यूब होता है, एक तो इंटरनल डायमीटर होता है, एक तो ईडी हो गया एक्सटर्नल डायमीटर। मेजर जो हम करते हैं वो करते हैं आईडी, इंटरनल डायमीटर, MMID। और जो हाईएस्ट साइज होता है, मैक्सिमम साइज वाला, हाईएस्ट या मैक्सिमम साइज वाला, वो होता है 10 mm। तो जो भी एज का पेशेंट आएगा तो साइज इसमें रहेगा 2.5 to 10 mm के दरमियान में साइज रहेगा जो भी एज का पेशेंट आएगा। अगर आपका प्रीमेच्योर बेबी है, प्रीमेच्योर को हम 2.5 mm साइज ट्यूब डालेंगे। और अगर आपका 0 to 6 months का चाइल्ड पेशेंट आए, मतलब ये तो प्रीमेच्योर ये बेबीज होंगे, 0 to 6 months का पेशेंट आया तो उसको हम डालते हैं 3 to 3.5 mm आईडी, इंटरनल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर। और 6 to 1 year 3.5 to 4 mm। प्रीमेच्योर को हम लेते हैं 2.5 mm, 0 to 6 months वाले को हम लेंगे 3 to 3.5 mm और 6 to 1 year को लेंगे 3.5 to 4 mm। और ये जो अडल्ट होता है, अडल्ट मेल को हम लेते हैं 9 mm। अडल्ट फीमेल को हम लेते हैं 8 mm। अगर आपके पास पेशेंट आया 1 to 6 year के बीच में, तो कौन सा साइज आप इस्तेमाल में लोगे? तो इसकी जो फार्मूला है, साइज इक्वल टू क्या है, एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 3 plus 3.5। एज इन ईयर्स, तो ये जो मैंने आपको बोला प्रीमेच्योर 0 to 6, वो यहां पर ये फार्मूला वहां पर नहीं लगेगी, तो आपको वो याद करने हैं। तो अगर आपका पेशेंट 1 to 6 year आएगा तो आपको ये फार्मूला इस्तेमाल में लेनी है। मतलब अगर पेशेंट को 4 year है या 5 year या 6 year है, मान लो फॉर एज 6 year एज है, 6/3 plus 3.5 2, that is 5.5 mm। तो 5.5 mm का साइज आपको लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इफ ग्रेटर देन 6 years, एज डिवाइडेड बाय 4 plus 4.5 year, 4.5। मान लो 8 year का आपके पास पेशेंट आया, 8/4 plus 4.5, 8/4 plus 4.5, 4 2s are 8, that is 6.5 mm आपको साइज में लेना है। तो अडल्ट जो होगा वो होगा अडल्ट मेल 9, मैक्सिमम मैंने आपको बोला 10 तक जाता है। ये नहीं कि पेशेंट ये आप ग्रेटर देन 6 years
मैक्सिमम जो ये साइज पहुंचेगा वो पहुंचेगा 10 तक मैक्सिमम। ये नहीं कि अगर पेशेंट की एज 40 है, 40 डिवाइडेड, अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल में लोगे 40 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4.5 10 इट इज 14.5, तो ये ट्यूब नहीं है। ट्रैकिया का इतना डायमीटर नहीं है, 14.5 ट्यूब नहीं है। तो ये इफ 6 इयर्स तक होगा, मतलब ये 10 इयर्स तक ये फार्मूला, आप 6 to 10 इयर्स तक ये फार्मूला वैलिड है, और ये है 1 to 6 इयर्स तक। मैक्सिमम साइज जो ट्यूब का है वो है 10 mm, छोटा जो है सबसे छोटा फॉर प्रीमेच्योर वो है 2.5 mm। तो ये है। अब जब आपने ट्यूब डाला तो दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है लेंथ, कितना ट्यूब हम अंदर डालते हैं। ये जो ट्यूब होता है ईटी ट्यूब, वो हम कितना अंदर डालते हैं। अडल्ट मेल जो होता है उसको हम डाल 23 सेंटीमीटर। ये जो ट्यूब होता है, मतलब जो ईटी ट्यूब होता है, उस पे यहां पर एक साइड पे उसको होती है ब्लू कलर के, ये जो ब्लू कलर है रेडियो ओपेक लाइन होती है, रेडियो ओपेक लाइन। ये रेडियो ओपेक लाइन जब हमें कंफर्म करना पड़ता है कि ये जो ईटी ट्यूब है ये ट्रैकिया में है या नहीं है, तो ये एक्सरे हम करते हैं, तो एक्सरे ये रेडियो ओपेक लाइन हमें वहां पर दिखती है। ये रेडियो ओपेक लाइन फॉर एक्सरे फॉर कंफर्मेशन के लिए होती है। यहां पर उसकी मार्किंग होती है, इसका जो लेंथ होती है ट्यूब के साइड में लिखा होता है 21 सेंटीमीटर, कितना ये साइज होता है 1 to 30 तक जितने ट्यूब की लेंथ होती है। तो मेल को हम करते हैं, जो अडल्ट मेल उस 23 सेंटीमीटर, अडल्ट फीमेल 21 सेंटीमीटर हम डालते हैं फीमेल को, अडल्ट का। अब आता है चिल्ड्रंस का। अगर ग्रेटर देन एज हो ग्रेटर देन 1 ईयर, तो क्या आप करोगे, एज डिवाइडेड बाय 2 + 12 सेंटीमीटर। अगर एज है 4 ईयर डिवाइडेड बाय 2 + 12 सेंटीमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर आपको ट्यूब अंदर डालना है। जैसे मैंने आपको बोला कि ट्यूब पर मार्किंग होती है, मतलब ये, तो जब आप ट्यूब डालोगे तो यहां पर आपको 1 2 3 यहां पर लिखा होगा, तो 14 सेंटीमीटर पे आपको रखना है। यहां से मेजर करते हैं, माउथ से हम ओरल इंट्यूबेशन से हम पढ़ते हैं, तो माउथ से आप वहां पर मार्किंग लगी हुई है, तो 14 सेंटीमीटर तक आपको ट्यूब अंदर डालना है। यही अगर आप नेजल इंट्यूबेट कर रहे हो, नेजल इंट्यूबेशन में यही साइज हम लेंगे। लेकिन आपको पता है ये जो नेजल होता है, ये जो नेजल इंट्यूबेशन होती है, हमें नाक से तो साइज बढ़ जाएगा, ये तो यहीं से डालना पड़ता है, लेकिन ये नेसोफेरेंक्स ऐड होता है उसमें। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका साइज आ रहा है उसमें 3 सेंटीमीटर ऐड करना है। मतलब अगर 23 सेंटीमीटर मेल अडल्ट मेल को है, अगर आप ये ओरल है, अगर आपको नेजल करना है तो +23 + 3 दैट इज 26 सेंटीमीटर आपको फिर ट्यूब अंदर डालना है। ट्यूब की जो पोजीशन होती है, जो इसका ट्राइकियल एंड, वो कहां पर रखना है। ये जो हमारा ट्राइकिया होता है वो डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट में एट कैरिना पॉइंट, इसको हम कैरिना बोल, जहां पर ये राइट और लेफ्ट में ये डिवाइड होता है। 1 to 2 सेंटीमीटर एबो रखना है, 1 to 2 सेंटीमीटर एबो कैरिना रखना है आपको ट्यूब को, मतलब यहां पर आपको ट्यूब को रखना। क्यों रखना है, क्योंकि
अगर ये नीचे जाएगा तो ये राइट में जा सकता है या लेफ्ट में जा सकता है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर नहीं होगी। इसीलिए आपको ये 1 to 2 सेंटीमीटर अबो कैरिना रखना है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर हो सकती। नाउ इफ चाइल्ड इज लेस देन 1 ईयर, मतलब अगर मंथ्स का होगा, तो उस टाइम हम वेट डिवाइडेड बाय 2 + 8 ये फार्मूला हम इस्तेमाल में लेते हैं। मतलब अगर वेट बेबी का होगा 3 kg डिवाइडेड बाय 2 + 8 दैट इज 1.5, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी, मतलब 9.5 सेंटीमीटर ट्यूब अंदर डालना है। ये फार्मूला जब चाइल्ड इज लेस देन 1 ईयर। अब हमें आती है पोजीशन, जिसमें पूछा जाता है। पहली पोजीशन जो है वो है स्निफिंग पोजीशन, स्निफिंग पोजीशन। ये क्या होता है? ये है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये जब आपका मतलब नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल ये नॉर्मल नहीं, नॉर्मल पेशेंट को इंटरप्रेट नहीं कर, मतलब जिसका मतलब वेट एक तो ओबीज और होता है नॉर्मल। स्निफिंग, ये जो फ्लेक्शन हम करते हैं वो हम करते हैं C6 to C7, ये जो सर्विकल होती है C6 to C7 पे करते हैं, और जो ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जो हम करते हैं वो हम करते हैं C1 to C2 पर। क्योंकि ये क्यों हम करते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे ये हमारा जो हमारी एक्सिस होती है, देखो ये 3 एक्सिस होती है। एक तो ये जो नेजल होता है, देखो इसकी एक्सिस यहां जाती है। ये जो फायरिंगियल, ये जो ओरल कैविटी होती है, इसकी एक्सिस इस तरफ जाती है, फायरिंगियल एक्सिस इस तरफ जाती है, और ट्राइकिया की इस तरफ जा सकती है। तो ये एक्सिस इसकी नॉर्मल नहीं है, इसीलिए हमें ये करना पड़ता है, क्योंकि एक्सिस जो है ये स्ट्रेट लाइन में आ जाए, इसीलिए हमें ये मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करना पड़ता है। और अगर आपके पास ओबीज पेशेंट हो, ओबीज, उसको हम करते हैं रैम्पड पोजीशन। रैम्पड पोजीशन सिंपली और एक पिलो नीचे रखते हैं हेड के नीचे, रैम्पड पोजीशन, ताकि ये जो एक्सिस है ये एक ही लाइन में आ जाए। और क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो ट्यूब है, ईटी ट्यूब, कितने दिनों तक हम मैक्सिमम रख सकते हैं? वो है 21 डेज तक हम इसको रख सकते हैं। 21 डेज तक हम ट्यूब को रख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट ट्राइकेस्टोमी करते हैं, क्योंकि फिर इसमें माउथ प्रॉब्लम्स होती है, मतलब हम माउथ केयर सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके साथ फिर और कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होंगे। ये डॉक्टर पहले डिसाइड करता है कि वेदर वी हैव टू गो ट्राइकेस्टोमी और वेदर वी हैव टू गो एंडोट्राइकल ट्यूब इंटुबेशन। डॉक्टर को पता है कितना टाइम लगेगा इसको, तो वो डिसाइड डॉक्टर करेगा। तो अगर आपके क्वेश्चन पूछ, मैक्सिमम टाइम वो है 21 डेज तक हम रख सकते हैं। तो दैट वाज अबाउट एंडोट्राइकल ट्यूब इंटुबेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। Yeah.